तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस जो है डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व भाग 1 2 3 4 में है, और जो कि अनुच्छेद 44 में देखा है। और इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है डीपीएसपी में। ये राज्यों पर निर्भर है कि वो समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। जिसमें गोवा में समान नागरिक संहिता है, और ऊपर सिक्किम में वगैरह चर्चा उठ रही है, उत्तराखंड में वगैरह चर्चा उठ रही है कि वो भी समान नागरिक संहिता लाए। तो ये चर्चा है, तो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ सर के नोट से मैं पढ़ूँगा, पढ़ के बताऊँगा। आपको ठीक लगे तो सब देखो, नहीं तो पढ़ता हूँ मैं। समान नागरिक संहिता सर ने लिखा है, जो सिविल मामले हो, मतलब समान नागरिक संहिता में लोग पूछते कि क्या होगा अगर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ भूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा, कौन सा ऐसा तीर लग जाएगा कि देश में परिवर्तन निर्माण हो जाएगा। तो भैया, तो समान नागरिक संहिता मतलब सिविल मामले हैं, जो कि विवाहिक मामले हैं। सर ने लिखवाया है कि जो ईसाई विवाह अधिनियम है, और अलग अलग विवाह अधिनियम अभी वास्तविक में देश में चल रहे हैं, जिसमें एक है ईसाई विवाह अधिनियम जो कि 1872 में है। ये आपको याद रखना है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और मेंस देना चाहते हो, तो ये 3 अधिनियम लिखना पड़ेगा। ईसाइयों के लिए है, हिंदू के लिए है, और मुस्लिमों के लिए। ये 3 विवाह एक हो जाएंगे अगर समान नागरिक संहिता लगेगा तो। अगर नहीं तो ये 3 विवाह कानून अलग अलग लग रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो ईसाई विवाह अधिनियम 1872, शरीयत विवाह अधिनियम 1937 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो अलग अलग है, ये लग रहे हैं। अभी जो समान नागरिक संहिता लग जाएगी तो सभी एक हो जाएंगे। 3 विवाह कानून के नाम बताओ। पहला ईसाई विवाह कानून अधिनियम 1972, और मुस्लिम के लिए है 1937, और हिंदू विवाह कानून है 1955 में। मुस्लिम मतलब शरीयत कानून होगा, मतलब शरीयत विवाह अधिनियम 1937 में, बराबर है। तो भारतीय संविधान में मैं पढ़ के बता रहा हूँ, में एक समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए राज्य प्रयास किया, ऐसा अनुच्छेद 44 में वर्णित है, किंतु आज तक एक समान नागरिक संहिता नहीं बन पाई है। नागरिक संहिताओं में विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार इत्यादि विषय है। मतलब विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार इत्यादि विषय है। हाल के दिनों में कई कारणों और राजनीतिक परिस्थितियों से इनकी मांग की जा रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित आधारों पर अपेक्षित तर्कों को देखा जा सकता है। अभी पक्ष और विपक्ष देखेंगे समान नागरिक संहिता के। तो हम पहले पक्ष देखें या विपक्ष देखें, तो एक एक देख लेंगे, या पहले पक्ष देखेंगे फिर विपक्ष देखेंगे। मेरे हिसाब से पहले पक्ष देख लेते हैं। हवा बहुत चल रही है तो रूम में हवा बहुत आ रही है, तो पहले पक्ष देख लेते हैं। तो इसके होने से आधुनिकता बढ़ेगी। समान नागरिक संहिता के होने से आधुनिकता बढ़ेगी, रूढ़िवादिता कम होगी। यह लैंगिक न्याय के लिए हितकर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में शाहबानो केस में यह विचार व्यक्त किया था कि यह मामला धर्म से ज़्यादा महिलाओं। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला धर्म से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा पर निर्भर करता है। शाहबानो केस में विचार व्यक्त किया कि यह मामला धर्म से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं के न्याय देने की महत्वपूर्ण है। ओके। सरला मुद्गल केस एक आएगा। सरला मुद्गल केस 1995 में। ये क्या हो गया था पता है, कि जो हिंदू बांधव थे उन्होंने क्या किया था कि भैया मुस्लिमों में ज़्यादा मतलब एक से अधिक विवाह करना है, तो हम भैया मुस्लिम धर्म अपना लेते, एक से अधिक विवाह कर लेंगे। तो ये फंडा अपनाया था हिंदुओं ने। तो ये सरला मुद्गल केस हुआ था। और इससे पहले हमने देखा है शाहबानो केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया कोई कानून या कोई धार्मिक स्थितियों से महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के न्याय सबसे ज़्यादा महत्व है।
क्योंकि तलाक का अगर विषय आता है तो महिलाओं के जो अभी तो 3 तलाक का कानून बंद हो चुका है, पर इसमें था कि एक तलाक बिद्दत मतलब तलाक हसन और तलाक अहसन और तलाक बिद्दत में था हलाला, जो कि एक तलाक देने के बाद अगर फिर से शादी करना है उस व्यक्ति से जिससे तलाक दिया है तो एक बूढ़े से शादी करना पड़ता है। फिर ऐसा वैसा कानून था, उसमें बहुत लंबा प्रक्रिया थी, तो इसे ही बंद कर दिया है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि पक्ष में हम पक्ष देख रहे हैं यूसीसी का, मतलब समान नागरिक संहिता के पक्ष में देख लेंगे। इससे क्या होगा, रूढ़िवादिता कम होगी। रूढ़िवादिता मतलब क्या हो, जो पुराने लोग नहीं भैया हम तो यही करेंगे, हमारे संस्कृति में ऐसा है, हम ज्ञान व्यान की कुछ नहीं जानते, हम भैया जो संस्कृति में है वही है, भाई तुम अपने तर्क अपने पास लोगों, कितने भी तर्क हैं हम बदलना नहीं चाहते। इसे कहते हैं रूढ़िवादिक मानसिकता, जो पिछले ज़माने के मतलब पुराने ज़माने के जो ख्याल है उससे जीवित रहते हैं। तो ये रूढ़िवादिता कम हो जाएगी, ऐसा कहा है सर ने। तो सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरी शादी करने का अवैध ठहराया, तो इसे अवैध ठहराया गया। भैया हम मुस्लिम धर्म अपनाकर बार बार शादियाँ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अर्थात यदि यूसीसी होगी तो महिलाओं के साथ इस प्रकार भेदभाव नहीं होंगे। इसके होने से पंथ निरपेक्षता की प्रक्रिया अर्थात पंथ निरपेक्षता की प्रक्रिया मजबूत होगी। अगर अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून नहीं होंगे तो भैया पंथ निरपेक्षता दिखेगी, हमारे देश की पंथ निरपेक्षता मजबूत होगी, ऐसा लिखा है। तो पंथ निरपेक्षता जिसमें धीरे धीरे तार्किकता, विषय विवेकशीलता, विज्ञानवादी विचारधारा के तरफ व्यक्ति बढ़ता है और राज्य उसका मार्गदर्शन करता है, इसे धीरे धीरे करना चाहिए। तो भारत में गोवा में राज्य यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता लागू है, और यूके मतलब उत्तराखंड जैसे राज्य में इसकी प्रक्रिया में तेजी से संचालित हो रहा है। हम पक्ष में बात कर रहे हैं, विपक्ष में नहीं है, ठीक है। तो अरेबियाई मतलब जो अरेबियाई प्रांत है, जैसे अरेबिया पेनिनसुला या पाकिस्तान पकड़ो, ये मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी अनेक विवाह इनमें प्रतिबंधित है। हम देखते हैं, हमें लगता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा विवाह करते होंगे क्योंकि इनके धर्म में है विवाह करना, तो वहाँ पे कानूनी मान्यता होगी कि विवाह ये वैधानिक होगा। पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी अनेक विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया है। तो अरेबियाई प्रायद्वीप के बहुत सारे देश इस रास्ते पर बढ़ने के लिए एक से अधिक विवाह को प्रतिबंधित कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में भी एक से अधिक विवाह वैध नहीं है। तो 22वें विधि आयोग के द्वारा इस विषय पर विचार व्यक्त करने पर प्रशासनिक प्रश्नावली जारी की गई है, अर्थात विधि आयोग के द्वारा भी इस पर विचार करने जा रहा है। तो विधि आयोग भी इस पर विचार करेगा भैया कि देश के मतलब सभी भागों पे ये जो कानून है ये लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। पर डीपीएससी में कहा है कि ये राज्य तय करेगा कि हमारे प्रांत में राज्य में ये कानून लगेगा या नहीं लगेगा, ये राज्य का स्वाभिमानाधिकार है। और हम नागरिक ये बात को उठाकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया समान नागरिक संहिता लगाओ, ये हम बोल नहीं सकते। बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं भैया ये है तो लगाना चाहिए। पर इसके विपक्ष में बात क्या आ जाएगी ये देखिए। भारत में विविधता में एकता की संस्कृति देखने को मिलती है, जैसा जबरन करने से यह बाधित हो सकती है। मतलब विविधता में एकता, धार्मिक मुद्दे उठ सकते हैं, इस बात से यह आलोचना है अगर समान नागरिक संहिता लग जाएगी तो। आज बहुत हवा है, ये मेरा कगज भी बहुत उतार चढ़ाव कर रहा है, तो मैं प्रयास करूँगा कि ये हवा के झोंके आपके सुनाई में ना आए, मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई में आए। एकता और अभिप्राय के सिर्फ कानूनी एकता से होगा आवश्यक नहीं है। तो आलोचकों का मानना है कि भैया एकता ही लाना है, तो यूसीसी को हटा के समान नागरिक संहिता लाने से एकता आएगी ऐसा थोड़ी है। तो ईसाई विवाह अधिनियम 1872 से ही शरीयत विवाह अधिनियम 1937 से
है और काफ़ी समय हो चुका है जब संबंधित समुदाय ने विवाह तलाक उत्तरदायित्व की पद्धति को स्वीकार कर लिया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। यहाँ हिंदू शब्दों में बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, जिसमें विवाह करने की अनेक विधियाँ हैं और धार्मिक मान्यताओं से युक्त है। अंततः यूसीसी बनाने से आस्था विश्वास को ठेस पहुंच सकता है। मतलब यूसीसी अगर बोलेंगे भैया हिंदुओं को और मुस्लिमों को और ईसाइयों को बोलेंगे कि तुम सब लोगों का एक ही बना देंगे, एक ही गाड़ी में सबको डाल देंगे, एक ही गाड़ी से जाना पड़ेगा, तो इनमें धार्मिक भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि हमारा भारत देश धार्मिक रूप से संवेदनशील है। ज़रा सा भी कुछ कह दो तो आग भड़क उठती है, दिल दहल उठता है, क्या करे क्या नहीं, आगे वाले को मार दे या छोड़ दे, ये भावना उत्पन्न हो जाती है। मेरी नहीं, पर ये आमतौर पर भावना प्रचलन में हमारे भारत देश में है। तो इतना ही नहीं, अपितु क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के स्तर पर भी अधिक विविधता है। अगर जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर दिया तो फिर जनजातीय क्या अपने निकल जाएंगे भैया धनुष्य लेकर कि भैया ये क्या हो गया, हमारे संस्कृति में यहाँ विघ्न उत्पन्न हो गया, हमारी आज़ादी कहाँ है, हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, ये कौन सा कानून ला गया है, हमारे संस्कृति को खतरा है। और भारत में एसटी मतलब जनजातीय क्षेत्रों अल्पसंख्यकों को अधिक महत्व दिया है। तो विवाह अधिकार जैसे विषय समवर्ती सूची में है। तो विवाह किस सूची में है? सर ने कहा है समवर्ती सूची में है। तो सर ने कहा तो अच्छी बात है, तो संविधान में है। तो अंततः सीधे केंद्र के द्वारा इस पर फैसला नहीं हो सकता, राज्यों की सहमति भी जरूरी है। केंद्र अगर केंद्र ही सभी फैसले लेगी तो हमारी जो सरकार है वो केंद्रीकृत मानी जाएगी, राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं हो जाएगा। पर राज्यों का भी प्रतिनिधित्व, लोगों का प्रतिनिधित्व, एसटी समुदाय का भी प्रतिनिधित्व, जो पिछड़ी जनजाति है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा। यही भारत की महानता को दिखाता है। अगर ये चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कानून एवं व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावनाएं देखने को मिलती है। सांप्रदायिक भावनाएं उत्पन्न हो सकती है, सौहार्द संभावनाएं। हाँ, तो भारत धार्मिक रूप से संवेदनशील राष्ट्र है। एक अल्पसंख्यक समुदाय इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप मानने और जबरदस्त विरोध कर सकते हैं। विरोध की संभावनाएं है, विरोध हुआ है ऐसा नहीं है, विरोध की संभावनाएं है। शायद कोर्ट या सरकार ट्राई कर सकती है, क्योंकि अभी तक गोवा में लागू है पर गोवा में ऐसा कोई विरोध दिखा नहीं है। अगर ट्राई करती है, विरोध नहीं होता है तो कानून लगा देना चाहिए। अगर विरोध हो रहा है तो फटाक से बिजली काट देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सर क्या बोलते हैं कि यूसीसी बनाना एक प्रगतिशील काम है, किंतु उपरोक्त चिंताओं को देखते हुए निम्न बिंदुओं पर बल दिया जाना चाहिए। अब सर निम्न बिंदु बताएंगे, उपरोक्त चिंताओं पर निम्न बिंदु बताएंगे। तो पहला बिंदु है क्रमिक रूप से पंथ निरपेक्षता की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरणार्थ जिस प्रकार 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया, उसी प्रकार कई सारे अरेबियन प्रायद्वीपीय के देशों की भांति बहुविवाह को धीरे धीरे कानून अवैध घोषित किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं के हितों को सुनिश्चित किया जा सके। तो बी बिंदु दिखते हैं। दूसरा बिंदु है सरकार कि ऐसे कानून बनाने से पहले नागरिकों के, राजनीतिक दलों के, धार्मिक गुराहों के फीडबैक लेकर विधान पूर्व प्रक्रियाओं का अपनाना चाहिए। कुछ बातें में धीरे धीरे जानना चाहिए। कई राज्य बहु विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने के प्रक्रिया में है। उनके द्वारा जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस उसे ध्यान में रखते हुए उस दूसरे राज्यों को भी अपने लिए भी प्रेरणा करना चाहिए। अगर एक राज्य अच्छी बात कर रहा है तो दूसरे राज्य ने प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी बात सर कर रहे हैं
फीडबैक लेने की ज़रूरत है बोल रहे हैं सर कि। और थर्ड पॉइंट बता रहे हैं सर कि क्या होना चाहिए। तो भैया बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष बल देते हुए उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ाना चाहिए। इससे विवाह उत्तराधिकार के संबंधित कई समस्याओं स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर महिला शिक्षित हो जाएगी तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा काम की। अगर ये सारी बात तो महिलाओं की है ना कि ये इनका जो एक से अधिक विवाह कर रहा है तो पुरुष ही तो ज़्यादा विवाह करते हैं एक से अधिक महिलाओं के साथ। तो महिलाएं कहाँ जाए, क्या करूँ मैं मर जाऊँ। तो कानून बनाने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए। मतलब जितना प्रोसेस धीमा होगा कानून बनाने का उतना फीडबैक ज़्यादा मिलेगा। हमें थोड़ा मसाला डालता रहना चाहिए कि आगे से कोई दंगा तो भड़क नहीं उठा है। तो ये थोड़ी बात देखनी चाहिए सरकार को कि धीरे धीरे काम करना चाहिए। एक साथ रात के 12 बजे के बाद यूसीसी लागू होगा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी यूसीसी के बारे में जानकारी।